हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षी विज्ञान के बारे में। तो पक्षी विज्ञान होता क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो पक्षी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पक्षियों से रिलेटेड अध्ययन करते हैं, पक्षियों से संबंधित सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, यानी पक्षियों का अध्ययन करते हैं। अब इसका एक और नाम सामने निकल के आता है, एग्रीकल्चरल ऑर्निथोलॉजी। तो एग्रीकल्चर ऑर्निथोलॉजी भी सेम है, लेकिन हम उसका कृषि से संबंधित रिलेटिव स्टडी करते हैं। जो हमारे लिए हानिकारक है कृषि कार्यों के लिए, जो हमारे लिए लाभकारक है, जो कीट वगैरह को खाती हैं, इंसेक्ट वगैरह को, वो हमारे लिए लाभकारी होगी। जो हमारे दाने वगैरह को खाती हैं, बीज को खा जाती हैं, फसल के कुछ पार्ट्स को खा जाती हैं, वो हमारे लिए हानिकारक है। तो इस एग्रीकल्चर की फील्ड में लाभ या हानि को देखते हुए हम इन्हें एग्रीकल्चर ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं हम ऑर्निथोलॉजी की। तो ऑर्निथोलॉजी का जो फील्ड है वो लो प्रायोरिटी रिसर्च एरिया है, मतलब इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है और इस पे लो प्रायोरिटी रिसर्च एरिया, इसलिए बच्चे इस फील्ड को लेने की कोशिश भी नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि हर किसी को स्कोप चाहिए। जैसे इसका कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद जॉब चाहिए, तो बच्चे इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर हम बात करें रिसर्च की, तो 1960 के दशक से पहले इसमें कोई खास रिसर्च नहीं हुआ है। फिर ICR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने 1968 यानी 1968 को एक्रिप चलाया था ऑर्निथोलॉजी के ऊपर, एग्रीकल्चर ऑर्निथोलॉजी के ऊपर। एक्रिप का मतलब होता है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ICR ने एक्रिप चलाया था एग्रीकल्चर ऑर्निथोलॉजी के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर ऑर्निथोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी का उद्देश्य क्या होता है। तो ऑर्निथोलॉजी का उद्देश्य है कि हम प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज कलेक्ट करते हैं पक्षियों के बारे में, और उस नॉलेज को आधार मानते हुए उस नॉलेज के बेसिस पे हम उनका कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और कंट्रोल कैसे करना है वो डिसाइड करते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक सी बात, आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा बात कर लें इकोसिस्टम की। तो हमारे इकोसिस्टम के लिए भी बर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम खाद्य श्रृंखला की बात करें तो खाद्य श्रृंखला में भी जो बर्ड्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब जो एग्रीकल्चर है, हमारा इकोसिस्टम है, वो बर्ड्स को खाने के लिए देता है, ग्रीन वेजिटेशन देता है, कुछ ग्रेन्स मिल जाते हैं एग्रीकल्चर की वजह से, और कुछ इंसेक्ट पेस्ट वगैरह जो एग्रीकल्चर के लिए हमारे लिए इंसेक्ट हैं, वो कुछ हो सकता है कुछ पक्षियों का भोजन हो। तो इन सब चीज़ से रिलेटेड हम स्टडी करेंगे, हम देखेंगे। अब जो एग्रीकल्चर ऑर्निथोलॉजी का हम अध्ययन करते हैं, तो उसमें जो स्पीसीज हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला बेनिफिशियल स्पीसीज, दूसरा हार्मफुल स्पीसीज, और तीसरा न्यूट्रल स्पीसीज। बेनिफिशियल की बात करें तो वो स्पीसीज जो इंसेक्ट वगैरह को खाती हैं, लार्वी को खाती हैं। तो उसमें क्या है कि वो इंसेक्ट और लार्वी को खाती हैं तो कहीं ना कहीं हमें लाभ पहुंचा रही हैं और हमारे लिए फायदेमंद है। हार्मफुल की बात वो जो कुछ, जैसे कुछ कबूतर वगैरह का गुच्छा है, तो कहीं पे स्टोरेज, कुछ मान लीजिए धान स्टोरेज है, गेहूं का स्टोरेज है, कहीं पे गोदामों पे स्टोरेज हाउस है जो हमारे वहाँ पे, तो वो उधर पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल स्पीसीज में आ जाएंगे। न्यूट्रल का मतलब है वो अपना जी खा रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं है, नॉर्मली कुछ चीज़ खा रहा है इधर उधर की, और हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, हमारे साथ उसका न्यूट्रल संबंध है। जब हम पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो कुछ बातों का स्पेशल ध्यान रखा जाता है और उन्हीं बातों पे प्रॉपर रिसर्च की जाती है। सबसे पहली बात होती है फूड बिहेवियर। फूड बिहेवियर का मतलब कि पक्षी खाता क्या है उसको देखना अच्छे से। तो फूड बिहेवियर के हिसाब से देखें तो पक्षी बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं ग्रेनिवोरस। ग्रेनिवोरस मतलब जो अनाज खाता है या ग्रेन खाता है। उसके बाद फ्रूजीवोरस मतलब ऐसे पक्षी जो फ्रूट्स वगैरह को खाते हैं, पके फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट्स, आपने देखा होगा पेड़ वगैरह पे सब खा खुई पी के लटका दिए रहते हैं, वो सब आ गए फल खाने वाले पक्षियों में। उसके बाद कुछ होते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस मतलब सिर्फ वो इंसेक्ट वगैरह को खाते हैं, उसको इंसेक्टिवोरस बोल देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नेक्टर वगैरह को खाते हैं फ्लावर के, उन्हें नेक्ट्रीवोरस नाम से जाना जाता है। और कुछ कार्निवोरस में आ गए। कार्निवोरस में जैसे चूहे वगैरह को उठा के ले जाते हैं, कुछ जो मोल रेट होते हैं उन्हें उठा के ले जाते हैं, या फिर रोडेंट्स वगैरह को खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी मांसाहारी की कैटेगरी में। और होते हैं ओमनिवोरस मतलब सर्वाहारी। कुछ पक्षियां ऐसी हैं जो सब कुछ खा जाती हैं, ग्रीन वेजिटेशन को भी खाती हैं, इंसेक्ट पेस्ट वगैरह को भी खाती हैं, तो उन्हें हम ओमनिवोरस कैटेगरी में रख लेते हैं। तो ये तो हो गया फूड के आधार पे। फूड की स्टडी करने के बाद फिर हम देखते हैं उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन के बारे में भी अध्ययन करना होता है। तो पहला हो गया फूड, दूसरा हो गया रिप्रोडक्शन, तीसरा हो गया रूस्टिंग, यानी उनका बसेरा कैसा है, वो कहाँ पे रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, पुराने खंडरों में रहते हैं, रोड के किनारे रहते हैं, कौन सी जगह पे उनका बसेरा होता है। इन सब चीज़ों को भी आधार मान के एग्रीकल्चर ऑर्निथोलॉजी की जो है स्टडी की जाती है और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। अगला जो स्टडी का आधार होता है वो होता है इनकी पॉपुलेशन डायनेमिक्स। पॉपुलेशन डायनेमिक्स में टोटल इनकी पॉपुलेशन के बारे में एक आइडिया लगाया जाता है, देखा जाता है कि इनकी पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पे निवास करती है और इनकी पॉपुलेशन का जो विस्तार है वो कितना है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है डैमेज, कि वो किस तरह से डैमेज करते हैं, कौन से बीज को खा रहे हैं वो।
डालते साथ बीज को खा जा रहे हैं, कि अंकुरण के बाद खा रहे हैं, कि प्लांट के किसी पार्ट्स को खा रहे हैं या स्टोरेज के टाइम पे खा रहे हैं, उनका जो डैमेज का जो नेचर होता है, किस प्लांट की किस अवस्था को डैमेज कर रहे हैं, उनके हिसाब से इनके डैमेज को देखा जाता है। तो अगर हम ऑर्निथोलॉजी की स्टडी करें तो 5 पॉइंट के हिसाब से मेनली स्टडी की जाती है। सबसे पहला उनका हो गया फूड बिहेवियर, कि वो कैसा खाते हैं। दूसरा हो गया रिप्रोडक्शन, कि उनका रिप्रोडक्शन का सिस्टम कैसा होता है। तीसरा रूस्टिंग, मतलब उनका बसेरा वगैरह कैसा है। उसके बाद चौथा बात करें तो उनकी पॉपुलेशन डायनेमिक्स होगी। और पांचवा बात करें तो डैमेज का उनका तरीका, कि वो किस हिसाब से किस स्टेज में डैमेज करते हैं। तो इन सबको आधार मान के एग्रीकल्चर ऑर्निथोलॉजी की स्टडी की जाती है। अब बात करते हैं कि इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो मैनेजमेंट में मुख्य आप ये समझ लीजिए कि कंजर्वेशन और कंट्रोल, दो चीज़ों को आप याद रखिए। कंजर्वेशन मतलब जो हमारे लिए यूजफुल स्पीसीज हैं उन्हें हमें बढ़ावा देना है, उनको कंजर्व करके रखना है, कंजर्वेशन करना है। और कंट्रोल करना है जो पेस्ट है, जो हमारे एग्रीकल्चर वाली फील्ड को नुकसान पहुंचा रही है, उनका कंट्रोल करना है। मतलब मारना नहीं है, उन्हें भगाना है, कुछ भी करना है, उन्हें कंट्रोल करना है कि हमारे फील्ड को वो नुकसान ना पहुंचाएं। मारना इसलिए सही नहीं है क्योंकि हमारे इकोसिस्टम जो है, हमारा इकोसिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है और हमारे इकोसिस्टम में जो बर्ड्स हैं उनका रोल भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर पूरे बर्ड्स खत्म हो गए तो हमारे इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमें बर्ड्स को मारना है। और वैसे भी हमारे भारत में बर्ड्स को मारना इलीगल है। देखिए, हमें बर्ड्स को मारना नहीं है, उसे कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करना है तो हमें उसके इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में बढ़िया अध्ययन होना चाहिए कि उनका निवास कैसा है, उनकी फीडिंग हैबिट क्या है। उसके हिसाब से ही हमें उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम देखिए डैमेज एस्टिमेशन की बात करें तो साइंटिस्ट हैं तुर एट आल, 1986 में इन्होंने कुछ अपना आइडिया लगाया था, डैमेज एस्टिमेशन पे कुछ स्टडी की थी। तो उस पर इन्होंने बताया था कि अगर बर्ड्स की 1000 स्पीसीज की बात करें, 1000 बर्ड्स में 5 बर्ड ही ऐसे हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं और जो कृषि से संबंधित जो चीज़ें हैं उन्हें खाती हैं या फिर हानि पहुंचाती हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए हानिकारक जो स्पीसीज हैं उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। मतलब बहुत कम अमाउंट में ऐसी स्पीसीज हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, बाकी सब कहीं ना कहीं लाभकारी हैं। तुर एट ऑल जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक ग्रेन स्टोर पे जो है वहाँ पे स्टडी किया और इन्होंने देखा कि डोव्स हैं, जो स्पैरोज हैं, हाउस स्पैरो और क्राउ हैं, ये सब जो हैं ये बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। और डैमेज करने के साथ साथ ये क्या करते हैं, ये वैरायटी में कंटामिनेशन करते हैं। मान लीजिए गेहूं की 2 वैरायटियां रखी हुई हैं, एक का लॉट इधर रखा हुआ है, एक का लॉट इधर रखा हुआ है। तो ये खाएंगे तो ठीक है, तो इनके पंजों की सहायता से, इनके चोंच की सहायता से वैरायटी में कंटामिनेशन हो जाता है। एक वैरायटी के बीज जो है दूसरी वैरायटी से मिल जाते हैं, जो कि अशुद्ध हो जाते हैं, फिजिकली जो है इम्प्योर हो जाते हैं। दूसरी बात, ये जो खाते हैं सीड वगैरह को, ग्रेन को जो खा रहे हैं, वो तो एक अलग बात है। खाने के बाद ये क्या करते हैं, जो अपना मल मूत्र होता है वो बोरी वगैरह पे कर देते हैं। तो जो गनी बैग होते हैं वो आपको पता है कि वो फाइबर रेसे से बने होते हैं, तो उसमें धीरे धीरे नमी की वजह से फंगस लग जाती है और वो डैमेज हो जाता है। तो मान लीजिए बोरी में एक पार्ट खराब हो गया है जहाँ पे फंगस लग गई है, तो उसके अंदर के ग्रेन को पार्ट को भी खराब कर देगा, जो सीड है उनको भी खराब कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं खाते हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा भी दूसरे तरीके से भी नुकसान पहुंचाते हैं, वैरायटी में कंटामिनेशन कर देते हैं, गनी बैग्स वगैरह पे फंगस लग जाते हैं जिससे कंटामिनेशन और अदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इसी डैमेज एस्टिमेशन की बात करें तो 2 साइंटिस्ट सैनी एंड तुर ने 1991 में 1991 में एक स्टडी की थी। इन्होंने 1000 कबूतर का जो एक गुच्छा था उस पर स्टडी की थी कि 1000 कबूतर का एक गुच्छा जो है उसे छोड़ दिया जाए किसी फसल पे, तो वो एक दिन में 15 किलो तक स्प्राउटिंग मेज के सीड खा सकता है। जो मेज के सीड फील्ड में पड़े हुए हैं, जो जर्मिनेशन हो रहा है, 15 किलो तक खा सकता है। और यही जो एस्टिमेशन है डैमेज का, ये अगर मेच्योरिटी के टाइम पे बात करें, मटर में जब मटर की फसल मेच्योरिटी के टाइम पे आती है, मेच्योर होने की स्थिति में आती है, तो उस टाइम पे यह हानि 1000 कबूतरों का जो गुच्छा है ये 41 किलो से लेकर 50 किलो मटर तक खा सकता है। 41 केजी से 50 केजी तक खा सकता है। ये डैमेज एस्टिमेशन किया था सैनी एंड तुर ने 1991 में। तो एक हिसाब से देखा जाए तो डैमेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पर डे की बात कर रहा है। 50 केजी पर डे, मतलब आप लॉस देख लीजिए कितना होगा। कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जैसे मैना हो गई, हाउस स्पैरो हो गई, ये सब क्या करते हैं कि कुछ क्रॉप वगैरह से हानिकारक जो इंसेक्ट हैं उन्हें पकड़ के खा जाती हैं। मेडिसिनल क्रॉप जो है, मेडिसिनल फसलें जो है, हमारी औषधि वाली फसलें, उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये इंसेक्ट वगैरह का नियंत्रण करती हैं, क्योंकि चिड़िया वगैरह जाके वहाँ से कीड़े मकोड़े खा जाती हैं और फसल को जो है हानि होने से बचा लेती हैं। और ये सिर्फ इंसेक्ट को खाती हैं, फसल को कोई नुकसान नहीं करती। इसलिए कुछ स्पीसीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। अगर हमारे लिए स्पेशल हानिकारक की बात करें तो एक होता है रोज रिंग पैराकीट, हाउस क्रो मतलब घर वाला जो कौवा है, घरेलू कौवा, इसको तो आप जानते होंगे सब, ये भी हमारे लिए हानिकारक है। और एक होता है ब्लू रॉक पिजन, ये भी हमारे लिए हानिकारक है। हाउस स्पैरो की बात करें, रिंग डॉग की बात करें, या फिर बात करते हैं हम बया की, तो ये सब हमारे लिए कोई ज़्यादा लाभकारी भी नहीं है, हानिकारक भी नहीं है। समझ लीजिए न्यूट्रल है और कहीं ना कहीं हमें लाभ ही पहुंचाती हैं, हानि नहीं पहुंचाती हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट को मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है कंजर्वेशन, दूसरा कंट्रोल।
कंजर्वेशन मतलब जो हमारे लिए लाभकारी हैं उनका हमें कंजर्वेशन करना है, उन्हें संरक्षित करके रखना है, उन्हें बढ़ाना है। दूसरा, जो हमारे लिए हानिकारक हैं, जो कृषि क्रियाओं में बाधक हैं या फिर हमारे लिए कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा रही हैं हमें, उनका कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल की बात। तो कंट्रोल की बात बाद में करेंगे, पहले हम कंजर्वेशन की बात करते हैं कि कैसे कंजर्वेशन किया जा सकता है। कंजर्वेशन करने के लिए सबसे पहले जो बर्ड्स हैं उनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमें समझना होगा कि वो हमारे लिए पारिस्थितिक रूप से कैसे महत्वपूर्ण हैं, और साथ ही साथ उसके बारे में, उसके इम्पोर्टेंट के बारे में हमें ग्लोबल अवेयरनेस फैलानी होगी। हम अपने ग्लोबली नहीं फैला सकते तो अपने आसपास के लोगों को बता सकते हैं, अपने आसपास की पॉपुलेशन को, अपने आसपास के फार्मर को बता सकते हैं कि ये स्पीसीज हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो इसका हंटिंग नहीं किया जाए, इसका शिकार नहीं किया जाए और इसे ना भगाया जाए, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये हमारे क्रॉप के इस कीड़ों को खा रही है। तो वो हो गया ग्लोबल अवेयरनेस फैला के, और उसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है या फिर इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है उसको समझना और उसे फॉलो करना, सबसे पहला तरीका। दूसरा हो गया जो उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे पेड़ वगैरह की कटिंग हो रही है तो बहुत सारे पक्षियों के घोंसले टूट जाते हैं। रोड वगैरह कहीं पे बन रहा है तो बहुत सारे पक्षी ऐसे रहते हैं जो रोड के साइड में जो पत्थर वगैरह होते हैं उन पे घोंसला वसला बना के रह रहे होते हैं, तो उन सब का जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है कहीं ना कहीं। तो उन सब चीज़ों को बचाना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है फूड चेन पॉइजनिंग को रोकना। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो लोग ध्यान नहीं देते और समझ नहीं पाते। हम किसी क्रॉप में कोई इंसेक्टिसाइड डालें, बहुत सारे इंसेक्ट ने उसे खाया और इंसेक्ट मर गए, लेकिन पड़े हुए वहीं क्रॉप में ही पड़े हुए हैं, वहीं मिट्टी पे ही पड़े हुए हैं। तो कोई चिड़िया आई, कोई पक्षी आया, उन्हें खा के चले गया, तो वो कहीं ना कहीं उसके भी शरीर में चले गए, और धीरे धीरे जब ये केमिकल का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके शरीर को इफ़ेक्ट करता है और बहुत सारे पक्षी मर जाते हैं पॉइजनिंग की वजह से। नहीं भी मरते तो उनके शरीर में पॉइजन के अमाउंट आ जाता है, पॉइजन की मात्रा आ जाती है, जो मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी, कंज्यूम करते रहेंगे तो एक लेवल के बाद वो मर जाएंगे या उनकी डेथ हो जाएगी। तो इस फूड जो चेन पॉइजनिंग है ये ह्यूमन बॉडी के लिए तो हार्मफुल है ही है, आपको पता है, लेकिन ये बर्ड्स वगैरह के लिए भी हार्मफुल है। तो इस फूड पॉइजनिंग जो चेन है इसको समझें और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का उपयोग कम करके भी हम जो पक्षियों का कंजर्वेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, ये भी लोग ध्यान नहीं देते लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा होगा कि रोड पे चलते चलते व्हीकल से बहुत सारे पक्षियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी आपकी गाड़ी से भी कोई ना कोई पक्षी टकराया होगा। तो बात ये रही कि रोड पे पक्षी आते क्यों हैं। तो आपने देखा होगा जब किसी ग्रेन वगैरह का या फिर सीड का हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रक के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से, तो जब गाड़ियों में वाइब्रेशन होता है तो कुछ हद तक फूड जो है या ग्रेन जो है वो नीचे गिर जाता है। उसी सीड्स या ग्रेन को खाने के लिए ऐसे पक्षी जिनके निवास या तो रोड के आसपास हैं या फिर कहीं दूर पेड़ों पे रहते हैं रोड के आसपास, वो उस फूड को खाने के लिए आ जाते हैं और अपना निवास जो है वो रोड के आसपास ही बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर फूड मिल जाता है। तो जब रोड में वो खाने के लिए बैठे होते हैं तो गाड़ियों की आजकल आपको पता है बहुत पावरफुल गाड़ियां आ गई हैं, स्पीड 100, 150, 200 वाले हो गए हैं सब। तो गाड़ियां जब बहुत स्पीड से चलती हैं तो उनका इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि इतनी आसानी से वो उड़ जाएं और वो गाड़ी से टकरा जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि धीरे धीरे करके गाड़ियों से टकरा के भी जो है बहुत सारे पक्षी मर जाते हैं। तो गाड़ी थोड़ा सा देख ताक के चलाएं, आदमी थोड़ा सा हिसाब से चलाएं, धीरे चलाएं, ताकि पक्षियों को ज़्यादा नुकसान ना हो सके। क्योंकि ये देखने में नहीं लगता, ऐसा लगता है मुझे कि मेरी गाड़ी से तो एक ही पक्षी टकराया ना, लेकिन मेरी गाड़ी से एक टकरा रहा है तो मेरे जैसे 1000 आदमी जा रहे हैं तो हजारों पक्षी मर रहे हैं। तो ये भी नेग्लिजिबल नहीं है, इसे भी ध्यान देना चाहिए पक्षियों के कंजर्वेशन के लिए। अगला हम कंट्रोल की बात करते हैं। ये तो हो गया कंजर्वेशन में, जो मैंने पॉइंट बताए ये कंजर्वेशन के पॉइंट थे। अगला जो पॉइंट है वो कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। तो पक्षियों के जो कंट्रोल है वो दो तरह के होते हैं मेनली। पहला होता है लीथल, दूसरा होता है नॉन लीथल। लीथल मतलब घातक, दूसरा होता है अघातक। तो घातक मतलब मारना, तो ये तो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ स्पीसीज जो हैं वो बैन है हमारे इंडिया में, जिनका हम हंटिंग नहीं कर सकते, जिनका शिकार नहीं कर सकते, जिनको हम किल नहीं कर सकते, और नैतिक रूप से भी ये सही नहीं है। तो हम दूसरे वाले पॉइंट जो है उसके ऊपर से ज़्यादा जोर देते हैं, नॉन लीथल। लीथल में सिर्फ हम इतना ही कर सकते हैं कि एक आध दो पक्षी को मार के और कहीं ना कहीं टांग देते हैं फार्मर। तो क्या होता है, दूसरे पक्षी जो है उसे देख के डर जाते हैं कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा चीज़ है जो इन पक्षियों को मार रहा है। तो वो कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं कि उनमें डर होता है और वो भाग जाती हैं वहाँ से। तो एक दो पक्षी को मार के ऐसा टांग देते हैं। तो ये आ गया लीथल में आपका। नॉन लीथल की बात करें तो नॉन लीथल में मारने पीटने जैसी कोई कहानी नहीं होती है। इसमें सिर्फ पक्षियों को डराया जाता है। डराने का मतलब है कि कुछ ऐसे फिजिकल या केमिकल, कुछ ऐसे रिपेलेंट लगाए जाते हैं जिससे वो डर जाएं। केमिकल में होगा तो कुछ ऐसी बदबू होगी जिसे वो पसंद नहीं करते होंगे, कुछ ऐसी ध्वनि होगी जिसे वो पसंद नहीं करते होंगे। फिजिकल की बात करें तो कुछ ऐसे ट्रैप लगा दिए जाते हैं, कुछ नुकीले सुई जैसे स्ट्रक्चर आते हैं जिसे लगा देते हैं अपन।
तो पक्षी उसके ऊपर आके बैठते हैं तो डर के मारे भाग जाते हैं। कुछ जो पुराने ज़माने में वीडियो कैसेट वगैरह की जो रील आती थी, ऑडियो कैसेट की रील, उससे क्या होता है, पक्षियों की आंखों में कुछ रिफ्लेक्शन जैसा होता है, उन्हें लगता है कि कोई आदमी बैठा हुआ है, कुछ ऐसी हलचल सी हो रही है और वो भाग जाते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं। बहुत सारे ऐसे आते हैं और भी मार्केट में भी आने लगे हैं आजकल तो। रोल वगैरह लकड़ियों की सहायता से खेत में बांध दिया जाता है, जिसे देख के चिड़िया को ऐसा लगता है कि कुछ कोई बंदा है या फिर कोई इंसान यहाँ पे प्रेजेंट है। काग भगौड़ा तो आपने सबने देखा होगा, वो भी एक एग्जाम्पल है बर्ड्स को भगाने का। पुतला बना के घड़ा वगैरह पहना के टांग देते हैं, चिड़ियों को ऐसा आभास होता है कि कोई ना कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, और उस चक्कर में चिड़िया जो है उस फसल तक या उस खेत तक कम हानि पहुंचाती हैं, कम आती हैं। फ्यूमिगेशन एक अगला है। फ्यूमिगेशन फ्यूमिगेशन मतलब धूम्रण वगैरह करना। मान लीजिए किसी पेड़ में कोई हानिकारक कौवे वगैरह का घोंसला है तो उसके नीचे कुछ धुआं वगैरह कर देते हैं जिससे कि वो भाग जाता है। यह व्यवहारिक रूप से बहुत कठिन है, क्योंकि एक पेड़ के ऊपर तक धुआं पहुँचना, अच्छे से पहुँचाना, यह प्रैक्टिकली संभव नहीं है। छोटा वगैरह पेड़ है तो अलग बात है, वरना ये थोड़ा सा कठिन प्रोसेस है। अगला पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेस्ट, मतलब जो हानिकारक पक्षी हैं उनके घोंसलों को नष्ट कर देना। तो मान लीजिए घोंसले हमारी पहुंच में हैं तो उन्हें हम नष्ट कर सकते हैं, पहुंच से बाहर है तो नष्ट करना नामुमकिन है। तो जो हमारे आसपास है, मान लीजिए छोटे पेड़ पे है कोई, या फिर आसपास कहीं पोखर वगैरह में कहीं पत्थरों में बना के रखा है हानिकारक स्पीसीज है, तो उसके घोंसले को अगर नष्ट कर देंगे तो उम्मीद है कि वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चला जाएगा। कुछ केमिकल हैं जिनसे बर्ड्स वगैरह को कंट्रोल किया जाता है। स्ट्राइकिन नाम से आता है, एविट्रॉल नाम से आता है, DRC 1339 नाम से कुछ केमिकल आते हैं, इनसे बर्ड्स को कंट्रोल किया जाता है। तो हमने एग्रीकल्चर ऑर्निथोलॉजी के बारे में देखा। हमने देखा कि एग्रीकल्चर में जो पक्षी हैं वो हमारे लिए हानिकारक भी हैं, लाभकारी भी हैं, और न्यूट्रल स्पीसीज़ भी हैं जो हमारे लिए ना तो हमें फ़ायदा पहुंचाती ना हमें नुकसान पहुंचाती। लेकिन बर्ड्स का हम देखें, हमारे फूड चेन में देखें तो बर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमारी इकोलॉजी में बर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो नो डाउट कि हम इन्हें मार नहीं सकते, इन्हें डरा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। रही बात एस्टिमेशन की, डैमेज एस्टिमेशन की, तो वो भी मैंने आपको बताया कि 1000 स्पीसीज़ में सिर्फ 5 स्पीसीज़ ही ऐसी हैं जो हमें हानि पहुंचाती हैं, और बाकी की जो स्पीसीज़ हैं या तो न्यूट्रल हैं या फिर हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं है। तो ये हमने देखा आज ऑर्निथोलॉजी के बारे में। थोड़ा सा आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।